नाउ अब हम बात करेंगे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा अपने बिजनेस में प्रोविजंस और रिजर्व को बना के रखते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होते हैं उनको हमेशा एक बात का डर रहता है कि अगर आपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं पे बिजनेस में कोई ना कोई लायबिलिटी आ सकती है, या कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। कोई ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो आपको पहले से पता है, कोई ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो आपको पहले से नहीं पता है। ऐसी भी कोई लायबिलिटी हो सकती है जो आपको पहले से पता है और जो नहीं मालूम है। तो इन सारी चीज़ों के लिए बिजनेसमैन पहले से ही रेडी रहते हैं और इसी के लिए बनाया जाता है प्रोविजंस एंड रिजर्व, जिससे कि बिजनेसमैन को कुछ सिक्योरिटी मिल सके कि अगर उसको अनसर्टेनिटी अगर हो रही है, बिजनेस में अचानक से कभी अगर लॉस हो गया या कोई लायबिलिटी अचानक से आ जाती है, तो ऐसे केस में बिजनेसमैन उस लायबिलिटी या उस एक्सपेंस से कैसे कोप अप कर सकता है, इसी के लिए प्रोविजंस एंड रिजर्व बना के रखते हैं बिजनेसमैन। लेकिन हम ये देखेंगे कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है, इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले प्रोविजन जो होता है ये नोन लायबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। मींस कि ऐसी कोई लायबिलिटी जो आपको पहले से पता है कि वो इन फ्यूचर होने वाली है, उसके लिए क्या करता है बिजनेसमैन कि अपने जो भी प्रॉफिट होते हैं उसमें से थोड़ा जो अमाउंट होता है वो अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके उस अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करता जाता है, जिसको कहा जाता है प्रोविज़न। अब जो प्रोविज़न होता है ये नॉन लायबिलिटीज़ के लिए बनाया जाएगा, और इसमें ख़ास बात ये होती है कि आपको अमाउंट तो एक्चुअल में पता होता नहीं है कि अमाउंट क्या है, बट ये पता होता है कि हमारी एक नॉन लायबिलिटी है। तो अगर कभी भी हमारे नॉन लायबिलिटी के लिए जो पैसा इकट्ठा करके रखा जा रहा है वो चीज़ होती है हमारे लिए प्रोविज़न। अब ये जो प्रोविज़न होता है ये कैसे मेंटेन किया जाता है? बिजनेसमैन को प्रॉफिट जो होता है उसमें से कुछ परसेंटेज प्रोविज़न में हमें निकालना पड़ता है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि जब प्रॉफिट होगा तभी ये काम किया जाएगा? तो प्रोविजंस के केस में ऐसा नहीं होता है। प्रोविज़न आपको तब भी मेंटेन करना पड़ेगा जब आपको लॉस हो रहा होगा, तब भी हमें प्रोविज़न को मेंटेन करना ही होगा। अगर बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में तब तो वो मेंटेन करके रखेगा ही, लेकिन अगर लॉस है तब भी उसको प्रोविज़न मेंटेन करना ही पड़ेगा। इट इज़ कंपल्सरी। लेकिन रिजर्व्स के केस में ऐसा नहीं होता है। चलिए तो कुछ डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रोवाइडिंग फॉर अ लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज़ नॉट सर्टेन। देखिए, प्रोविज़न जो होता है वो किस लिए होता है? किसी लायबिलिटी के लिए होता है, और ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो हमें पहले से पता है, लेकिन उसका जो अमाउंट होगा वो हमें नहीं मालूम होगा। लेकिन हम उसके बावजूद भी इस प्रोविज़न को हम मेंटेन करके रखते हैं। प्रोविज़न जो होता है वो किसी सर्टेन लायबिलिटी या लॉसेस या एक्सपेंसेस के लिए ही बना के रखा जाता है, और जो प्रोविज़न्स होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस और हमारी जो लायबिलिटीज़ होती हैं बिजनेस की, एसेट्स होती हैं बिजनेस की, इनकी सही जानकारी के लिए प्रोविज़न्स को बनाना ज़रूरी होता है। बिजनेस में जो भी नेट प्रॉफिट होगा, ये जो नेट प्रॉफिट है ये आपको तभी सही पता चल पाएगा जब आपने अपने नॉन लायबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न्स बना के रखे होंगे। इसी तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं या जो एसेट्स का अमाउंट है, इसकी भी सही जानकारी आपको तभी मिलेगी जब इन एसेट्स में से जो प्रोविज़न बनाया जा रहा है उसको हटा दिया गया होगा, तभी जाके आपको अपने एसेट्स की करेक्ट वैल्यू पता चल पाएगी। तो इसीलिए बनाया जाता है प्रोविज़न। अब हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान दें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कहा गया है कि इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड फॉर नॉन लायबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि जो प्रोविजंस होते हैं वो किसी नॉन लायबिलिटी के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसी लायबिलिटी जो आपको पता है पहले से कि होने वाली है, उसी लायबिलिटी के लिए प्रोविजंस को बनाया जाता है। लाइक जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने कुछ यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे हम। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये क्या है? इट इज़ एन अमाउंट सेट असाइड फॉर नॉन लायबिलिटीज़। मतलब जो प्रोविजन का जो अमाउंट होता है वो किस लिए बनाया जाता है? किसी नॉन लायबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इट इज़ कंपल्सरी टू बी क्रिएट,
मतलब कि प्रोविज़न को क्रिएट करना कंपलसरी होता है एक बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि कुछ नॉन लायबिलिटीज़ होती हैं जिनके लिए ही प्रोविज़न को बनाना ही पड़ता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। नाउ द नेक्स्ट इज इट हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड फॉर ओनली स्पेसिफिक लायबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, इन प्रोविजन का जो पैसा होगा वो स्पेसिफिक लायबिलिटी के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इस पैसे का कोई भी अदर यूज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने अगर डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविज़न को बनाया है, तो यहाँ पर जो प्रोविज़न का जो अमाउंट होगा हमारे पास, इस अमाउंट का यूज़ हम डेप्रिसिएशन में ही करेंगे, इसके अलावा इसका कोई दूसरा यूज़ हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट होता है द अमाउंट ऑफ प्रोविज़न इज नॉट इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटी। जैसा कि हमने बताया आपको कि जो भी प्रोविज़न का जो अमाउंट होगा जो हमने निकाला है, उस अमाउंट को हम किसी भी दूसरे सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा इट हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविज़न का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड होने वाला कोई नुकसान है ये, इसीलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। और इसका जो नेक्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे एसेट साइड पड़ता है कि अगर आपकी कोई एसेट है जिसमें कि हमने प्रोविज़न को मेंटेन किया होता है, तो जो भी प्रोविज़न का वैल्यू मेंटेन किया गया है उतना वैल्यू हम हमारे एसेट की वैल्यू से डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे एसेट की नेट वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपको याद रखने हैं प्रोविजंस के केस में। और कुछ टाइप्स होते हैं प्रोविज़न के, जैसे कि प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है, प्रोविज़न बना के रखता है किसके लिए, बैड डेट्स जो होते हैं और डाउटफुल डेट्स के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। देखो, डेटर्स की अगर बात करें तो डेटर्स वो होते हैं जिनसे हमें पैसा मिलेगा, पर कई बार क्या होता है कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जिनसे हमारा पैसा जो है वो डूब जाता है या वो नहीं देते किसी वजह से। तो ऐसा पैसा जो हमारा डूब जाता है या जो पैसा हमें नहीं मिलता है, उसी को हम बैड डेट्स कहते हैं। इसी के लिए प्रोविज़न को बना के रखना पड़ता है बिजनेसमैन के लिए। और डाउटफुल डेट्स की अगर बात करें तो डाउटफुल डेट्स मतलब वो डेट्स होते हैं जिन पे अभी हमें डाउट है कि इनसे हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम लोग श्योर नहीं है कि किसी पार्टी से हमको पैसा मिलने वाला है या नहीं मिलेगा। जब ऐसे डेटर्स के ऊपर हमें डाउट होता है तो उन डेटर्स के लिए उतने अमाउंट का हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बना के रखते हैं। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हम बना के रखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट होता है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब क्या होता है, कई बार हमें डेटर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ता है, तो ऐसे केस में इसके लिए भी एक बिजनेसमैन पहले से प्रोविज़न बना के रखता है। नेक्स्ट होता है प्रोविजंस फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। अब हम क्या करते हैं, बिजनेसमैन क्या करता है कि जो भी रिपेयर्स का काम होता है, मशीनरीज या एसेट्स या किसी भी चीज़ को लेकर के, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को लेकर के, तो उसके लिए एक बिजनेसमैन पहले से ही पैसे को निकाल के एक अकाउंट में रखता है। और जब उसकी डेट आती है या जब वो इसके स्पेसिफिक एक्सपेंस जब होने वाला होता है, तब वो पैसे को वहाँ पे यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन। ये तो आपको पता ही है कि हर बिजनेसमैन को कंपलसरी क्या होता है कि डेप्रीशिएशन के लिए प्रोविज़न बना के रखना ही होता है। और जब भी वो डेट डेप्रीशिएशन की हो जाएगी तब हम उस पैसे को यहाँ से एडजस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो आपको पहले से ही पता होता है कि हमें जो है वो टैक्स की पेमेंट करनी होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसीलिए एक बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जब भी टैक्स का डेट जब होगा तब हम जो टैक्स की जो पेमेंट करने वाले होंगे वो इस अकाउंट में से हम करेंगे। तो इन कुछ चीज़ों के लिए प्रोविज़न को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने क्या क्या बातें नोटिस की है, ज़रा एक बार फिर से देखें कि जो प्रोविजंस होते हैं वो नॉन लायबिलिटीज़ के लिए बनाया जाता है, ऐसी लायबिलिटी के लिए बनाया जाता है जो पहले से आपको पता होती है। नेक्स्ट जो होता है कि प्रोविज़न बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तब भी आपको बनाना है, और अगर आपको लॉस हो रहा है बिजनेस में तब भी आपको प्रोविज़न बनाना ही है, ये कंपलसरी होता है। इसके अलावा कि जो हमने प्रोविज़न बना के रखा है उस प्रोविज़न का यूज़ हम कहीं और नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए प्रोविजंस को बनाया गया है केवल उन्हीं पर्पस में हम उस प्रोविजन का अमाउंट का यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्रोविजन का इम्पैक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ पे कुछ टाइप्स मैंने आपको बता दिए, एग्जाम्पल्स। सो ये था प्रोविजन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि रिजर्व्स क्या होता है। रिजर्व जो होते हैं वो अननोन लायबिलिटीज के लिए बनाए जाते हैं। लाइक जैसे हमने प्रोविजंस में अभी डिस्कस किया है कि प्रोविजन जो होता है वो नोन लायबिलिटीज के लिए बनाया जाता है, लेकिन जो रिजर्व्स होते हैं ये अननोन लायबिलिटीज के लिए या अननोन एक्सपेंस होने वाला है उस सब के लिए बनाया जाता है रिजर्व। कि हमें नहीं पता कि कौन सी लायबिलिटी होने वाली है या कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा या कौन सा लॉस हो जाएगा, इनके बारे में हमें नहीं पता है। तो एक बिजनेसमैन उस लॉस को कोप अप करने के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखता है, और ये जो प्रिपरेशन होती है ये रिजर्व्स के थ्रू ही होती है। तो आपको क्या करना होगा, अपने बिजनेस में आपको रिजर्व मेंटेन करके रखना होता है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बनाना ही है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप चाहें तो इसको मेंटेन करें, चाहें तो ना मेंटेन करें। इसीलिए जब भी एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट होता है तभी की कंडीशन में रिजर्व्स को मेंटेन किया जाता है बाय द बिजनेसमैन। अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ऐसे केस में रिजर्व्स को मेंटेन नहीं किया जाएगा। अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो प्रोविज़न के केस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेसमैन को दोनों ही केसेस में प्रोविज़न को मेंटेन करना कंपलसरी है, चाहे उसको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे उसको लॉस हो रहा हो, लेकिन रिजर्व में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो रिजर्व्स होते हैं वो किसी अननोन लायबिलिटी के लिए ही बनाए जाते हैं, ऐसी लायबिलिटी जो हमें नहीं पता कि होने वाली है। सो नाउ अब डिस्कस करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि जो रिजर्व आपने मेंटेन करके रखा है किसी अननोन लायबिलिटी के लिए और इन फ्यूचर में वो लायबिलिटी हुई ही नहीं है उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर, तो उस पैसे का क्या होगा। तो आप सोचिए कि वो जो पैसा है वो बिजनेस में ही रहेगा, जिससे कि बिजनेस की स्ट्रेंथ और बढ़ेगी, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने पैसा पहले से ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तो इन शॉर्ट की जो रिजर्व्स होते हैं वो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि इज टू इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। देखो, रिजर्व जो होता है वो वर्किंग कैपिटल के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन होती है, थोड़ा सा समझेंगे कि अगर एक बिजनेसमैन चाह रहा है कि उसका वर्किंग कैपिटल और बढ़ जाए तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए। लेकिन अगर वो वर्किंग कैपिटल के लिए नहीं बनाया जाएगा या अगर हम वर्किंग कैपिटल में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में इस पैसे को, इस रिजर्व को हम किसी दूसरे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रोविजन के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज इट इज ऑलवेज क्रिएटेड इफ देयर इज प्रॉफिट। इसको ध्यान रखें कि जो रिजर्व्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होने के केस में ही बनाया जाता है, लॉस अगर होगा तो उसको हम नहीं मेंटेन करेंगे। इसके अलावा इट इज़ नॉट कंपलसरी टू क्रिएट, मतलब कि रिजर्व को बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता है, अगर आप चाहें तो बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं, लेकिन प्रोविजन के केस में प्रोविजन को बनाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इन सिक्योरिटीज। ये अभी मैंने बताया आपको कि अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिजर्व को बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए अगर हमने रिजर्व को बनाया है और अगर हम वर्किंग कैपिटल में उस रिजर्व का इस्तेमाल नहीं कर पाए, सो ऐसे केस में उस पैसे का हम बिजनेस के आउटसाइड में कोई भी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये होता है रिजर्व के केस में। लेकिन अगर इसको प्रोविजन से कंपेयर करें तो प्रोविजन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रोविजन जो होते हैं वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, और अगर जब तक वो स्पेसिफिक पर्पस होगा नहीं तब तक उस पैसे का यूज हम करेंगे नहीं। ये चीज होती है किसके अंदर, प्रोविजन के अंदर। नाउ द नेक्स्ट इज कि यहाँ पे रिजर्व्स के कुछ टाइप्स होते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है रेवेन्यू रिजर्व, नेक्स्ट होता है कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। ये कुछ टाइप्स हैं रिजर्व्स के जिनको हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके भी आपको बता दिया है कि प्रोविजन और रिजर्व्स में क्या फ़र्क होता है।
ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू रिजर्व्स क्या होते हैं। देखो, रेवेन्यू रिजर्व्स इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अर्न थ्रू द बिजनेस एक्टिविटीज़। नाम से ही क्लियर है कि रेवेन्यू रिजर्व है, मतलब क्या हो रहा है कि जो भी आपने रेवेन्यू को अर्न किया है थ्रू द बिजनेस एक्टिविटी, आपने जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी की है उससे आपको जो भी रेवेन्यू अर्न हो रहा है, उससे जो भी आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, उस प्रॉफिट में से निकाला हुआ पैसा जो है और उसका अगर हम रिजर्व बना रहे हैं तो वो जो रिजर्व होगा वो हमारा रेवेन्यू रिजर्व होगा। ठीक है ना। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो भी हमने रिजर्व बनाया है इस रिजर्व को हम यूटिलाइज कर सकते हैं डिविडेंड के पेमेंट के लिए हमारे बिजनेस में। इसके अलावा कोई भी ऐसा रिजर्व जो कि कैपिटल रिजर्व नहीं है, वो रिजर्व जो होंगे वो हमारे रेवेन्यू रिजर्व कहलाएंगे। सो नाउ अब क्या होगा कि रेवेन्यू रिजर्व के भी अगेन दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है वो होता है जनरल रिजर्व और दूसरा जो होगा वो स्पेसिफिक रिजर्व होगा। देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जनरल रिजर्व जो होंगे वो ऐसे रिजर्व्स होते हैं जो किसी जनरल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, या कोई ऐसा आप बोल सकते हो कि जब किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व्स को मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उसका हम किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसे केस में वो रिजर्व जो होते हैं वो जनरल रिजर्व होते हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें तो वो होता है स्पेसिफिक। नाम से ही क्लियर है, स्पेसिफिक रिजर्व मतलब जो किसी स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाए हुए रिजर्व्स होंगे उनको हम स्पेसिफिक रिजर्व कहेंगे। चलिए तो इसके एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि क्या, टू प्रोवाइड फॉर अनसर्टेन लॉसेस, मतलब क्या होगा कि ऐसे कोई लॉसेस जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है पर वो हमें हो जाता है, तो हम ऐसे केस में उस लॉस को कोप अप करने के लिए हम इन रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ देने के लिए इन रिजर्व का यूज़ हो सकता है, या फिर हमारे बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए या एक्सपेंशन के लिए हम इस रिजर्व का यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे पर्पस के लिए रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं इस रिजर्व के साथ में, इसका मतलब है कि ये जो रिजर्व ये जनरल रिजर्व्स कहलाएंगे। बट अगर हम स्पेशल रिजर्व्स की बात करें तो इसमें जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए किसी रिजर्व को मेंटेन किया है वो स्पेसिफिक रिजर्व माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर स्टाफ ग्रेच्युटी रिजर्व है, या फिर एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व है, या फिर स्टाफ वेलफेयर रिजर्व है, तो अगर इसके लिए बनाए जाते हैं रिजर्व, तो नाम में ही क्लियर है, यहाँ पे सबके स्पेसिफिक नेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रिजर्व्स के यहाँ पे जो टाइप्स दिए हैं ये जो होगा हमारा स्पेसिफिक रिजर्व होगा। तो सिंपल है कि रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व होते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से होने वाले प्रॉफिट से हमने क्या किया है, रिजर्व को बना के रखा हुआ है। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है हमारा जनरल रिजर्व और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। चलो अब हम नेक्स्ट रिजर्व को देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि कैपिटल रिजर्व्स क्या होते हैं। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होंगे कि जब हम किसी स्पेशल ट्रांजैक्शन को करते हैं और वो जो स्पेशल ट्रांजैक्शन होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। अगर किसी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन से आपको अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो ऐसे केस में वो जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे देखो अगर कोई ट्रांजैक्शन है जो कि कैपिटल नेचर का है और उस नेचर के और उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर हमको कोई प्रॉफिट मिल रहा है तो ऐसे केस में वो जो प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये जो प्रॉफिट होता है ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में अर्न नहीं होता है, या ऐसे एक्शन नहीं होते हैं ये जो हम डेली करते हैं या बिजनेस एक्टिविटी में जो इंक्लूड होते हैं। जैसा कि अगर हमने देखा कि बिजनेस एक्टिविटी से अगर जो भी आपको रेवेन्यू या जो प्रॉफिट अर्न होता है तो उसमें से जो पैसा निकाला जाएगा और जो रिजर्व बनाया जाएगा वो रेवेन्यू रिजर्व में आएगा। कौन सा? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में किया जाता है, या बिजनेस एक्टिविटी से अगर प्रॉफिट अर्न हो रहा है और उसमें से अगर रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है तो मतलब वो रेवेन्यू रिजर्व होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन किया गया है जो कैपिटल नेचर का है, जो रोज़ रोज़ नहीं किया जाता, जो कभी कभी हो रहा है और जो कैपिटल नेचर का है,
ऐसे केस में उससे होने वाला जो प्रॉफिट होगा उसको हम सीधे ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में। नाउ इट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए डिविडेंड। देखो इसमें यह बताया गया है कि जो भी हमारा कैपिटल रिजर्व होगा इसका यूज हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी प्रॉफिट हो रहा है हमको कैपिटल रिजर्व में, जो भी प्रॉफिट हो रहा है हमको कैपिटल नेचर के कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में इंक्लूड नहीं होते हैं, वो जो प्रॉफिट होगा ये हमारा कैपिटल रिजर्व में आएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो जैसे कि कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने। सपोज मान लीजिए कि आपने अपनी कोई फिक्स्ड एसेट को सेल आउट किया। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट को सेल आउट अगर आपने किया है तो ये पहले आप तो ये देखो कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन का ट्रांजैक्शन नहीं होता। एक बिजनेस जो होता है वो हर रोज एसेट को नहीं बेचता अपने, वो कभी कभार ऐसा ट्रांजैक्शन को करेगा। और क्योंकि हमारा वो कैपिटल था, जब हमने उस एसेट को परचेज किया तो वो हमारे लिए तो कैपिटल था, इसलिए उस फिक्स एसेट को सेल आउट करना मतलब वो कैपिटल नेचर का हो गया ट्रांजैक्शन। और अगर उसको बेचने से अगर हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। सिंपल सी बात है। आपको चेक ये करना है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर जिस ट्रांजैक्शन से हमको प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो ट्रांजैक्शन हमारा बिजनेस एक्टिविटी का है या नहीं है। अगर बिजनेस एक्टिविटी का है तो वो रेवेन्यू में जाएगा, और अगर बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है मतलब वो कैपिटल नेचर का होगा। इस तरह से इसको क्लासिफाई कर लेना। नेक्स्ट क्या होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर। मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, किसी के शेयर को फॉरफीट किया है, तो उसका जो पैसा होगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी रोज रोज नहीं होते हैं। इसके बाद प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जब हम हमारे बिजनेस में हमारे एसेट्स या लायबिलिटीज का जब भी रीवैल्यूएशन किया जाता है तो ऐसे केस में मान लेते हैं कि एक बिजनेस को प्रॉफिट हो गया, रीवैल्यूएशन के टाइम पे आपको क्या पता चला कि आपके एसेट्स की वैल्यूज जो है वो बढ़ गई है या लायबिलिटीज कम हो गई है, तो ऐसे केस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व माना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर एट प्रीमियम। मान लेते हैं कि हमने जो भी शेयर्स या डिबेंचर इशू किए हैं और वो प्रीमियम में इशू किए हैं, तो ऐसे केस में जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा वो हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। मान लेते हैं कि जब शेयर या डिबेंचर रिडीम हो रहा है, ऐसे केस में हमको अगर प्रॉफिट हो गया तो वो पैसा भी हमारा कैपिटल रिजर्व के नेचर का होगा और उसको उसमें ट्रांसफर कर देंगे हम। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनमें से कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जो डेली बेसिस पे हो रहा है या जो बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है या जो रेवेन्यू का पार्ट है, नहीं। तो ये सब जो है ये किस नेचर के हैं, ये कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन है सभी। इसीलिए इनसे जो भी हमको प्रॉफिट होगा ये प्रॉफिट जाएगा हमारे कैपिटल रिजर्व में। ओके, नाउ अब जो पैसा यहाँ पे हमने सेव कर लिया है या जो प्रॉफिट हमको यहाँ पे हो गया है, इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हो आप? तो आप यूज कर सकते हो जैसे कि गुडविल को राइट ऑफ करना है, इसमें यूज कर सकते हो आप, या फिर आपको अगर कोई कैपिटल लॉस हुआ है उसको राइट ऑफ करना है तो इस पैसे का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बिजनेस के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं इनमें भी इस पैसे का यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हमने बोनस शेयर इशू किए हैं तो इसके लिए भी हम इस कैपिटल रिजर्व का यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ बात सब क्लियर हो चुकी होगी कि रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए सेशन को। ओके, चलो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हमारा जो टाइप है रिजर्व में वो है सीक्रेट रिजर्व। अब यहाँ पे जो सीक्रेट वर्ड जो आ रहा है इसमें नाम में ही छुपा हुआ है सीक्रेट रिजर्व। तो सीक्रेट मतलब क्या होता है, जो आउटसाइडर जितने भी होते हैं उनको नहीं पता होता है जिस चीज़ के बारे में, वही चीज़ होती है सीक्रेट।
या जो सभी को नहीं बताया जाता वो चीज़ क्या होता है, सीक्रेट होता है। तो अब यहाँ पे सीक्रेट रिजर्व क्या होता है, देखो ये एक ऐसा रिजर्व होता है जो कि क्रिएट तो किया जाता है लेकिन इसको बैलेंस शीट में हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, राइट। और अब ये होता क्यों है या क्यों क्रिएट किया जाता है, इससे की हेल्प मिलता है कि हमारा जो प्रॉफिट जो होता है वो डिस्क्लोज होता है लेकिन वो कम रहता है, प्रॉफिट आपका कम आएगा और जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो भी कम होगी क्योंकि आपका प्रॉफिट का जो वैल्यू है वो सीक्रेट रिजर्व मेंटेन के कारण आप क्या कर रहे हो, प्रॉफिट को कम शो कर रहे हो। तो जो भी आपका प्रॉफिट आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स लायबिलिटी बनेगी, अगर प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स भी कम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि इट कैन बी मर्ज्ड विथ प्रॉफिट। देखो अब ये हो सकता है कि जो हमारा सीक्रेट रिजर्व होता है ये रिजर्व प्रॉफिट में मर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो सीक्रेट रिजर्व होता है ये हमारे जो आउटसाइड स्टेक होल्डर्स होते हैं इनके थ्रू भी कोई जानकारी नहीं होती इस प्रॉफिट के बारे में, इस रिजर्व के बारे में कोई भी डिटेल्स इनको नहीं मालूम होती है। अब हम देखते हैं कि अगर सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करना है तो आप कैसे करोगे। तो उसकी कुछ मेथड्स होती हैं, जैसे कि वैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म बिलो देयर रियल वैल्यू। मतलब आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी वैल्यूएशन होती है आपके एसेट्स की, एक्चुअल जो वैल्यू होती है उससे कम हम उसकी वैल्यू को लेंगे, तो जो भी डिफरेंस का होगा अमाउंट वो आपका चला जाएगा आपके सीक्रेट रिजर्व में। मान लेते हैं कि आपके अगर एसेट की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है और आप इसको 1 लाख ना मान के 90,000 मान रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो 10,000 का यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है ये चला जाएगा तुम्हारा किसमें, सीक्रेट रिजर्व में चला जाएगा। इसी तरह से किसी लायबिलिटी की वैल्यू को ज़्यादा बता देने से क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व मेंटेन होता है। इसके अलावा कोई एसेट ऐसी होगी जो हम बैलेंस शीट में शो ही ना करें, राइट, तो भी जो पैसा होता है उसका वो हमारा चला जाएगा सीक्रेट रिजर्व के अंदर। इसके अलावा किसी प्रोविज़न को एक्चुअल से ज़्यादा बना देना जिसकी वजह से हमारा जो सीक्रेट रिजर्व है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके मैंने बता दिए हैं, इन चारों तरीके से क्या बनाया जा सकता है, सीक्रेट रिजर्व को बनाया जा सकता है। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व बना लिया है तो इससे फ़ायदा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन जो होगी आपके बिजनेस की वो स्ट्रांग रहेगी क्योंकि आपके पास में ये रिजर्व है ऑलरेडी। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इससे आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, जब भी आप करना चाहो उसको ले आओ बिजनेस में। इसके अलावा हाँ, इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये जो रिजर्व है क्या ये हर कोई बना सकता है, नहीं है, सभी लोग इसको नहीं क्रिएट कर सकते। कौन क्रिएट कर सकता है, जो बैंक्स होती है या जो इंश्योरेंस कंपनी होती है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, केवल यही लोग क्या कर सकते हैं, सीक्रेट रिजर्व को मेंटेन करके रख सकते हैं। इन्हीं लोगों को केवल अलाउ किया गया है। सो ये था हमारा प्रोविजंस एंड रिजर्व जिसमें हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।